टू ऑल ऑफ यू। देखिए आप लोग कैसे हो, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। एक बायोलॉजी का हेडिंग है परागण के बारे में, जो आपको क्लास 10th में भी और क्लास 12 में भी इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और उसको लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको ये फिगर जो बनाया है आप देख रहे हो, परागण किसे कहते हैं। परागण शब्द की परिभाषा बिल्कुल इजी वे में आप याद कर लीजिए। किसी भी पुष्प के पराग कोश से, ये पराग कोश हुआ, बोर्ड पर देखेंगे, किसी भी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। याद हो गया? यानी जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जब पराग कोश से पराग कण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचती है, इसको अपने ही पुष्प की क्या होती है? वर्तिकाग्र में पहुंचती है, तो इसको हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। क्या कहेंगे? परपरागण कहेंगे। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हिंदी में स्वपरागण कहते हैं, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको परपरागण कहते हैं। देखिए, स्वपरागण जिस पौधे में होता है वह पौधा, जैसे उदाहरण में आप देखोगे तो इसमें होता है ये पौधे गुलमेहंदी, उसके बाद मूंगफली, खट्टी उट्टी, अर्थात ये सदाबहार पौधे होंगे। बहार, गुलमेहंदी, खट्टी उट्टी इत्यादि। ये पौधे जो होते हैं ये इसमें स्वपरागण क्रिया होती है। इसमें पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है। और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? परपरागण किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। परपरागण में जैसे आप लोग सरसों का फूल देखोगे, सरसों का पौधा, गेहूं हो गया, ये सब इसमें कौन सा परागण होता है? परपरागण होता है। जैसे आप और भी देखोगे, कीटों द्वारा परागण भी होता है, जंतुओं द्वारा भी परागण होता है। जैसे आप देखोगे सेमल में भी परागण होता है। उसके बाद जो है आप और भी देखोगे धान में भी परागण होता है। उसके बाद जो है कदम में भी होता है, कचनार में भी होता है। ये सब परागण आप देखेंगे। लेकिन इन परागण के लिए, पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या लेकिन इस परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? और पर परागण में कई तरह के होते हैं। गेहूं में परागण होता है, धान में भी परागण होगा, ठीक है ना? कचनार में भी परागण होता है, कदम के वृक्ष में भी परागण होता है, ठीक है ना? ये सब परागण। उसके बाद रेफलेशिया, रेफलेशिया एक ऐसा पौधा है जिसका फूल लगभग 40 किलो का होता है। वो केवल हाथी द्वारा परागित होता है। किसके द्वारा होता है? हाथी द्वारा परागित पुष्प होता है, तो रेफलेशिया होता है। ठीक है ना? आइए, अब ये तो गेहूं, इस सब में परागण आपने देखा, लेकिन किसके द्वारा ये परागित होते हैं? पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब पर परागण की जो विधियां होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं? इसमें एयर पॉलिनेशन होता है,
वायु परागण, वायु परागण। दूसरा होता है वाटर पॉलिनेशन, ठीक है ना, जिसको जल परागण कहते हैं। तीसरा नंबर होता है कीट परागण, जिसको इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। चौथा नंबर होता है पक्षी परागण, जिसको बर्ड पॉलिनेशन कहते हैं। ये बर्ड के द्वारा होता है। उसके बाद होता है जंतु परागण, इसको जंतु परागण कहेंगे। एनिमल पॉलिनेशन, इसके पर परागण। देखिए एयर पॉलिनेशन क्या होता है, वायु परागण किसे कहते हैं? वायु द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। वायु द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं, जैसे गेहूं में कौन सा परागण होता है? हवा द्वारा परागण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है कि गेहूं में जो परागण होता है कौन सा परागण होता है, तो क्या बताओगे? वायु परागण होता है। जैसे धान में भी जो परागण होता है वो भी क्या होता है? वायु। अब जो होता है वाटर पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ठीक है ना। वाटर पॉलिनेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? वह परागण जो जल द्वारा होता है, माने उसे हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। जैसे वेस्लिनेरिया आती है, एक पौधा है, उसमें जो होता है जो परागण होता है वह कौन सा होता है? जल परागण। आप जलकुंभ भी देखे होंगे, जल में होते हैं, उसमें जो परागण होता है वो कौन सा होता है? कीट परागण क्या होते हैं? इन सब परागण में देखो, वायु परागण, जल परागण में परागित पुष्पों में किसी प्रकार की गंध नहीं होते। गेहूं के खेतों में से गुजरिएगा, उसमें से कोई महक नहीं आती है। लेकिन जितने कीट परागित पुष्प होते हैं, इसकी विशेषता होती है कि विशेष प्रकार की उसमें गंध होती है। जैसे आम के बाग में आप जाइएगा, जब उसमें मजा लग रहा हो, उसमें जो कीटों द्वारा परागित होता है तो विशेष प्रकार की सुगंध होते हैं। कदम के वृक्ष में आप जाइएगा उसके पास, तो मैंने वहां पर भी आप, उसमें तो पक्षियों द्वारा परागित होते हैं, ठीक है ना। तो कीट परागित जो पुष्प होते हैं प्रायः क्या होते हैं? मकरंद गंध युक्त होते हैं। पक्षी परागण जो होती है, पक्षियों द्वारा होने वाला जो परागण होता है वो कौन सा परागण कहते हैं? पक्षी परागण कहते हैं। जो पक्षियों द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं वह, जैसे आप लोग देखोगे, इसमें आप यानी सेमल हो सकते हैं, बबूल हो सकते हैं, आम होगा, उसमें जो परागण होता है वह गिलहरी और चिड़िया द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है? गिलहरी और चिड़िया द्वारा होता है। और उसी तरह आप देखोगे कदम और कचनार में जो परागण होता है वह किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा होता है। किसके द्वारा? चमगादड़ द्वारा होता है, ठीक है ना। और आप देखो आर्किड जो होता है वह घोंघा द्वारा परागण होता है। घोंघा आप लोग देखोगे नदी में रहते हैं, वो परागण होता है। जंतु परागण किसे कहते हैं? तो जंतुओं द्वारा होने वाले परागित पुष्पों को हम क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्पों को जंतु परागित पुष्प कहते हैं। तो ये जो होता है, जैसे हाथी, इसके हाथी द्वारा परागित पुष्प, जो पुष्प होता है वह कौन होता है? रेफ्लेशिया। इसका वजन कितना किलोग्राम का होता है? 40 किलोग्राम का। कितना किलोग्राम का? 40 किलोग्राम का ये पुष्प होता है, जो किसके द्वारा परागित होता है। अब आपको ये जानना है कि स्वपरागण से लाभ क्या है, ठीक है ना। तो स्वपरागण से आपसे लाभ पूछा जाए
तो क्या होगा, इसमें स्वपरागण से लाभ ये होता है कि इसमें जो परागकण होते हैं वह इसमें परागित होने के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है स्वपरागण में जो होता अपने ही लक्षण अगर बनाए रखने वाले पौधों का विकास करना हो तो स्वपरागण होना आवश्यक होता है, और इससे हानि भी होती है। यदि स्वपरागण से लाभ भी है, से लाभ क्या है जी, पहला लाभ ये है, आपने अभी पढ़ा कि इसमें जो होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, और अपने समान लक्षण बनाए रखने के लिए स्वपरागण होना आवश्यक होता है। इससे हानि भी होती है। हानि ये होता है कि स्वपरागण में बहुत ज़्यादा जो होता है परागकण नष्ट भी हो सकते हैं, इसमें भी होते हैं। दूसरा होता है भिन्न लक्षणों वाले पौधे का विकास नहीं होता है, किसके द्वारा, स्वपरागण द्वारा। अब आपको पढ़ना क्रॉस पॉलिनेशन से लाभ क्या है, पर परागण के लाभ। लाभ, पहला नंबर लाभ होता है इसमें भिन्न लक्षणों वाले पौधों का क्या होता है, विकास हो जाता है। दूसरा नंबर स्वपरागण द्वारा, पर परागण द्वारा हम इच्छित पौधों के विकास करने हो तो आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, पर परागण द्वारा विकास किया जा सकता है। और पर परागण से लाभ ये भी है कि नई जातियों के अधिक से अधिक पौधों को क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसमें जो बने बीज होते हैं वह प्रायः स्वस्थ होते हैं, किसमें, पर परागण द्वारा बने भी स्वस्थ होते हैं, इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब दूसरा नंबर, इससे हानि क्या है, पर परागण से हानि है कि इसमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर, इसमें भी ध्यान रहे कि पर परागण में परागकण अगर कीट द्वारा लेकर जाया जाता है या जंतु द्वारा तो अधिकांश परागकण रास्ते में ही गिर जाते हैं, ठीक है ना। और अर्थात साफ शब्दों में कह सकते हैं इसमें परागकण की हानि होती है। तीसरा नंबर इसमें क्या होती है, यानी पर परागण से जो हानि आप देखते हो, इसमें जातियों की शुद्धता नहीं बनी रह पाती है, इसमें जातियों की जो सुविधा यानी शुद्धता होती है नहीं रह पाती है। ये सब रहता है किसके द्वारा, यानी स्वपरागण और पर परागण से लाभ पड़े और हानियां पड़े। अगर इसमें अंतर पूछा जाए स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है, ठीक है ना, तो अंतर कैसे लिखोगे, स्वपरागण और एक पर परागण में अंतर हो तो पहला नंबर अंतर क्या लिखेंगे, स्वपरागण में केवल क्या होता है, यानी कह सकते हैं स्वपरागण में पुष्प के पराग को कण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। अब पर परागण में क्या लिखोगे, किसी पुष्प के पराग को से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की यह क्रिया होती है। दूसरा नंबर, स्वपरागण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पर परागण के लिए बाह्य माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर आप देखोगे स्वपरागण जो होती है वह याद रखे रहना, स्वपरागण के लिए इसमें पुमंग और जायान अर्थात एक साथ परिपक्व होते हैं, और इसमें पर परागण में पुमंग और जायान दोनों भिन्न भिन्न समय क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। स्वपरागण में दूसरे लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है, लेकिन पर परागण द्वारा नए लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। इसमें जो होता है बने जो है कह सकते हैं बीज जो होते हैं वह स्वस्थ और अस्वस्थ भी हो सकता है, लेकिन इसमें बीज अधिकतर क्या होते हैं, स्वस्थ होता है, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। तो ये स्वपरागण और पर परागण में आपने क्या किया, अंतर जाना। इस तरह अगर पर परागण परागण की क्रिया आपसे पूछा जाए
तो आसानी से क्या कर सकते हैं आप, ये वीडियो के अनुसार इस जो भी गुणधर्म और लाभ बताएं, कृपया उस वीडियो को रोक कर आप सेल्फ नोट बना सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और भविष्य के लिए इसको सेव रखें।